नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में वर्चुअल बैठक हुई और बैठक में संयोजक को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं तब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया गया। पहले नीतीश कुमार का नाम चला, लेकिन नीतीश कुमार ने इस नाम को खारिज कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि संगठन में हूं लेकिन मैं संयोजक नहीं। उन्होंने लालू यादव का नाम आगे किया। लालू को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन लेट तक मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्र चलते रहे। कहा गया कि खड़गे संयोजक हो सकते हैं, लेकिन अभी शाम के 6:30 से ज्यादा बज चुके हैं, कोई क्लियर पोजीशन नहीं हो पाई थी। खैर, लेकिन बात इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री अपने लहजे में पहले से इसे घमंडिया गठबंधन कह चुके हैं। उसी तर्ज पे जेपी नड्डा हो चाहे रविशंकर प्रसाद हो, वो कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खड़गे के घर पे बैठक हुई है सीट बंटवारे को लेकर के। खैर, हमारे साथ लेकिन 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बड़ी बारीकी से राजनीति को समझते हैं, देखते हैं क्या मायने हो सकते हैं डिले करने के। एक तरफ भगवान राम के मंदिर का ज्वार फट रहा है आस्था का, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं। वर्चुअल बैठक हुई है। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, और दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, क्या लग रहा है? बैठक का दौर चला, वर्चुअल बैठक भी हुई है। बीजेपी ने कहा है केवल बस वर्चुअली रहेंगे ये लोग। वाकई जो प्रयास किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से, वो 2 कदम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि गठबंधन ने सारी चीजें देख ली हैं? कई बार मीडिया पे आरोप भी लगते रहे हैं कि मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, जो हम चाह रहे हैं वो दिखाता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मीडिया को अलग भ्रम देकर के वो अपना काम कर रहे हो? नहीं, देखो योगेंद्र जी, आज जो 5वीं बैठक हुई तो ये तो हुआ कि चेयरपर्सन के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुन लिया और उनकी औपचारिक घोषणा हो भी बाकी है। और ऐसा लग रहा है कि संयोजक शायद इसमें नहीं बनेगा, पद शायद हटा दिया गया है। अब वैसे देखा जाए तो इसको मल्लिकार्जुन खड़गे जो बनाए हैं, तो इनको ये नहीं माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, क्योंकि यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया जी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे। तो आज जो थोड़ी बहुत आगे बढ़ी, हालांकि जो बात ये चली, जैसे आज ममता बनर्जी उन्होंने किनारा कर लिया, वर्चुअल बैठक में नहीं। उद्धव ठाकरे जी नहीं आए, अखिलेश यादव नहीं आए, ये 3 नहीं आए। और ये कहकर ममता बनर्जी ने तो कहा कि भाई हमको सूचना देरी से मिली। अब ये तो कोई ऐसा बहाना लगता नहीं कि सूचना देरी से मिली। तो ऐसे हालात ये लग रहे हैं कि जो मेन मुद्दा फोकस है विवाद का, वो है कि सीटों के बंटवारे का। सीटों का देखो, पश्चिम बंगाल में जाए तो ममता बनर्जी कांग्रेस को कोई सीट देना नहीं चाहती। महाराष्ट्र में संजय राउत आप कह सको कि भाई शिवसेना हम तो अलग अपने उसमें लड़ेंगे सारा। और अगर आप थोड़ा यूपी में आए, अखिलेश यादव नहीं करेंगे इस समझौता। पंजाब में आए तो भगवंत मान ने 13 की 13 सीटें मांग ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोई सीट देने के मूड में नहीं है। तो ये जो मैंने आपको गिनाया, में आप कर्नाटक जोड़ दें, गोवा जोड़ दें, चंडीगढ़ जोड़ दें, तो ये 131 सीटें बनती हैं। 131 सीटें में भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला इनमें है। लेकिन स्थिति है कि यहाँ 50% से ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती। और एक समीक्षक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी शून्य है, बिल्कुल उसका कोई वो नहीं है। 200 सीटों पे कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है, और जो 200 फिर बची 243 सीटें उस पर अन्य दलों से है, क्षेत्रीय दलों से। अब चक्कर ये है कि जीतन राम मांझी जी की अगर बात को माने कि नीतीश कुमार जी को राजा बनने का सपना दिखाया, तो वो सेनापति क्यों बने? सेनापति क्यों बनेंगे? इसमें बड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी ने बड़े दिमाग से लालू जी का नाम आगे कर दिया कि वो लालू जी को बना दो, मैं तो संयोजक नहीं बनना चाह रहा। संयोजक पद का मतलब ये निकाला जा रहा था कि अगर संयोजक बना लिया जाए तो प्रधानमंत्री का इंडिया गठबंधन के रूप में हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी बड़े ही धीरे धीरे कछुआ चाल से
सारे दलों को साथ रखते हुए जो गेम खेल चल रही है, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है ही, और वो छोड़ेगी कैसे। कांग्रेस का तो ज्यादातर सीटों पे तो कांग्रेस भाजपा का आमने सामने मुकाबला है। तो मेन जो सीट शेयरिंग के कारण ही ये संयोजकों का डिले हो रहा है, सीट शेयरिंग की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण ही जो आगे आगे जो विवाद और आगे आगे जो रोड़े अटकते जा रहे हैं कि बैठकों में भाग नहीं लेना। आज 28 में से 9 आई वर्चुअल बैठक में, 28 में से 9 ने भाग लिया। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अब इससे क्या, विपक्ष का हमला, भारतीय जनता पार्टी का हमला कि भाई वर्चुअल गठबंधन है, वर्चुअल ही बैठक होंगी, वर्चुअल ही होगी, तो विपक्ष तो करेगा ही। लेकिन जो संदेश मैसेज एक जा रहा है, अब चेयरपर्सन बना के आप मतलब कांग्रेस का नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई कांग्रेस का ये बना दो, चेयरपर्सन बना हुआ कि भुजे मन से अगर आप स्थिति को इस तरह यहाँ ले आते हैं तो ये मैसेज पब्लिक में सही नहीं जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में 22 तारीख का राम मंदिर का डंका चल रहा है, तो ये जो इंडिया गठबंधन को भी एक मैसेज, तो मुद्दों पे एक मैसेज बड़ा देना पड़ेगा। जैसे पिछली बार बैठक में इन्होंने कहा कि हमको सनातन के मुद्दे पर, जो हिंदुत्व जो अब सनातन हो गया, हिंदुत्व के सनातन के मुद्दे पर भी हमें काट ढूंढनी चाहिए या कोई इस पर कि भाई भाजपा जनता पार्टी की इसको कैसे दबाए इस मुद्दे को। वो भी सब गायब हो गए। सारा विवाद ले देकर वही सीट शेयरिंग पर अटक गया। कोई भी पार्टी अपने स्टेट में जहां वो क्षेत्रीय दल मजबूत है, वो कोई कांग्रेस को सीट देने को तैयार ही नहीं है। अब और वैसे स्थिति भी यही है, कहीं एक सीट है कहीं नहीं है कांग्रेस के इन क्षेत्रों में जो है, जो जैसे बंगाल को ले ले या जो भी मैंने अभी आपको सारे स्टेट बताए जो जहाँ क्षेत्रीय दल दूसरे मजबूत है, वहाँ कांग्रेस है ही नहीं। वो सीट क्यों देंगे? अब बड़ा दिल दिखाए क्षेत्रीय दल, बड़ा दिल दिखाएंगे या नहीं, ये देखने की बात। मैं लौटूंगा आपके पास में वापस, ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है आपको कि गठबंधन में कोई रूपरेखा उस तरह से नहीं बन पा रही जिसका पब्लिक में इंपैक्ट जा सके? क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन अभी गठबंधन संयोजक के चक्कर में लगा हुआ है, तो इससे पब्लिक में एक मैसेज का कोई असर पड़ेगा या फिर सब कुछ अगर नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि चीजें बड़ी स्पष्ट और क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इंडिया गठबंधन के अंदर। बड़ा स्पष्ट रूप से खड़गे साहब को आगे करके चेयरमैन बना करके और सारी बात हो रही है। नीतीश जी ने जिस तरीके से नाम आगे बढ़ाया, ओझा जी बोल रहे थे, उस पर झा साहब बोल रहे थे, उन्होंने बताया वो उसके चश्मदीद है, उनकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय हम कोई वो करें। तो क्योंकि नीतीश जी के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इन सारे रीजनल पार्टीज को अपने साथ में जोड़ करके उनके साथ में संवाद करके सीट शेयरिंग में मदद कर सके। तो वो काम खड़गे साहब अगर करते हैं तो वो अलग अलग सिलसिला बन जाता है। और उत्तरी भारत का जो दलित वोट है और जो दक्षिण भारत का भी, कर्नाटक के आसपास का दलित वोट, वो उसको मैनेज करने का सारा सिलसिला इन्होंने बनाया है। सीटें भी उस तरीके से काउंट की, वो पर्चा मेरे से गुम हो गया तो मैं उसको उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहा, कह नहीं पा रहा। लेकिन उनका सिलसिला ये है कि हमारा चेहरा तो, हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा दलित है, वो है खड़गे साहब। नीतीश इस कन्फ्रंटेशन में कहीं पर भी नहीं है। उनका काम यह है कि सारे दलों के साथ में समन्वय बिठा करके और प्रचार का सिलसिला कर रहे हैं। वो अभी आज लगभग यही सारी बातें तय हुई है। अभी ये आप पार्टी का भी उनके साथ में चर्चा चल रही है, आप कहाँ से कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे। उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है, 1952 से लेके अब तक का वोटिंग पैटर्न देखा, मत बिहार आजकल का नहीं देखा। ये 2014 के बाद तो जो कुछ हुआ वो उसको स्वीकार ही नहीं करते। उसी को तो तोड़ने के लिए सारे सिलसिले हो रहे हैं कि हिंदू बहुमत को बना करके, और उसके तरीके से देखो तो हिंदुओं को तोड़ करके कैसे कुछ किया जा सकता है। वापस दलित कहाँ से कहाँ आ सकते हैं, दूसरी जातियां ओबीसी कहाँ से कहाँ जा सकती है, उसका किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, सीडीएस का भी एक सर्वे इसमें आया है एनडीपी का, वो भी यही सारी बातें बता रहे कि किस तरीके से उनका दावा है कि ये राम का अगर ये सिलसिला बनता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन इतना हासिल कर लेगा। लेकिन ये कयास है, अभी इन कयासों को, और जब तक अंदर से कोई बात, जब तक उनका आज का जो सारा सिलसिला बैठा है उसको अगर वो जब तक पब्लिकली ना कहेंगे तब तक कुछ बनता नहीं। लेकिन अंदर की बात यह है कि दलित चेहरे को आधार बना करके उत्तरी भारत में अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं, और खड़गे से बेहतर कोई दलित चेहरा है नहीं। मायावती का आने की संभावना इसी के साथ में बढ़ जाती है, उसने कुछ
संकेत भी दिए हैं। तो ये रीजनल पार्टीज को इकट्ठा करने में जो काम नीतीश कर सकते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी अनुभव रहे अटल जी के वक्त से लेके आज तक, तो नीतीश जी उसमें एक समन्वय का सिलसिला बिठाते रहे। तो देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। अभी कुछ कहना बड़ा वो है, लेकिन ये कहना कि साहब आप राम का नाम इस तरीके से हो गया, आप क्या है राम के नाम से ही वोट मिलेंगे, तो फिर 4 शंकराचार्य कहाँ जाएंगे, दूसरे नाराज लोग कहाँ जाएंगे। उन सब की बातें में तो गोदी मीडिया इसीलिए कहा जा रहा है कि उन सब चीजों को तो उठा ही नहीं रहे, उन सब चीजों को सामने ही न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे न प्रिंट मीडिया पे। हमारे अखबार देख लीजिए आप, सुबह से लेकर शाम तक वो ये कि अब चरण बनाए जा रहे हैं, अब चरण धोए जा रहे हैं, अब मोदी जी ये करेंगे, अब मोदी जी 14 दिन के उपवास पे बैठेंगे। ये सब बातें, ये कोई खबर है? ये तो प्रचार का सिलसिला बन गया। तो प्रचार में आप कुछ भी बोलिएगा, उसका कोई क्या कर सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन अपने तरीके से आगे बढ़ने की चिंता में है। बिल्कुल। राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। संयोजक, जब हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी वार्ता के कुछ देर बाद ही ये सब कुछ क्लियर हो, लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं तब तक इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर के चर्चाएं हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। क्या लगता है इसमें पब्लिक में कोई मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन अभी किसी मुद्दे पर एक सहमत नहीं हो पा रहे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? पब्लिक में ऐसी ओपिनियन तो नहीं बन जाएगी? देखिए योगेंद्र जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया। जो मेरा मानना है, पब्लिक में जो क्या इमेज जाएगी, पब्लिक 2014 के बाद एक अलग मूड में है। वो एक दल को सत्ता में चाहती है, और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस के और बाकी क्षेत्रीय दलों ने मिलकर बनाया है। तो ये अपना चेहरा, संयोजक या जो भी कर लें, दलित वोट तो इनके छिटक ही गया, अलग अलग खेमों में बटा हुआ है। और इस गठबंधन की जो अगुवाई या जो इसको एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, वो नीतीश कुमार कर रहे थे। मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सोशलिस्ट आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, इनके बारे में पढ़ा है। इनकी एक नीति रहती है कि कोई सत्ता में पार्टी है, पहले कांग्रेस हुआ करती थी, उसको हटाने के लिए या उसके खिलाफ एकजुट होने की, ये सारे सोशलिस्ट जिस पृष्ठभूमि से अखिलेश भी आते हैं, नीतीश कुमार भी आते हैं, लालू यादव भी आते हैं, इनका तो एक ही वो रहता है उद्देश्य कि पहले जोड़ो फिर तोड़ो। ये अभी जुट भी जाएंगे फिर टूटेंगे, इनकी एक ही है। ओम जी तो ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे मेरे से, मैंने तो सिर्फ पढ़ाई है, इन्होंने तो देखा भी है। ये सारे समाजवादी सोशलिस्ट एकजुट होते हैं, पहले कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह से एकजुट होते थे और साल 2 साल में फिर टूट जाया करते थे। तो जनता इन गठबंधनों को अपनी चाहती है, जो मैं समझता हूँ वो एक दल की सरकार चाहती है। यदि कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती तो निश्चित तौर पे वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्वीकार कर सकती थी जनता। इन क्षेत्रीय दलों के साथ जो इस तरीके का गठबंधन होता है, उसको जनता कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कराया जाता है और जनता के बीच कुछ चीजों को थोपा जाता है। रीजनल पार्टी जिस कदर हावी होती हैं कि फिर वो नेशनल एजेंडे गौण होकर के क्षेत्रीय मुद्दों पे चले जाते हैं। मैं जो समझ पा रहा हूं, पब्लिक उस एस्पेक्ट को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गई है कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि 1984 के बाद 5 में जब चुनाव हुए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में क्लियर मेजोरिटी की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में बनी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिसीजन दे के सबके एक जैसे होंगे, लेकिन सरकार मजबूत होनी चाहिए, ढुलमुल नहीं हो। आप सही कह रहे हैं। तो मैं एक चीज इसी में ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि ये क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, ये कहीं कांग्रेस को हावी नहीं होने देंगे। क्योंकि जो सीट बंटवारे की जो चीजें आ रही हैं सामने, मतभेद तो खुलकर आ रहे हैं सामने, और इस रूप में लड़ेंगे। लेकिन आप 2014 से के बाद 2019 और अब जो 2024 का चुनाव होने वाला है, उनकी एक तुलना करें तो 2014 में भी और 2019 में भी भाजपा के खिलाफ हर इलाके में एक मजबूत कैंडिडेट था, जो क्षेत्रीय पार्टी का था या कहीं कांग्रेस थी तो उसका था। तो आमने सामने की लड़ाई थी। अब ये एकजुट होकर लड़ेंगे तो भी वही स्थिति रहनी है। तो भाजपा के पक्ष में तो ये चीज जाती है कि वो दिखा देगी कि ये बिखरे हुए दल हैं, ये सत्ता में आने के लिए ही एकजुट हो रहे हैं और इनका मेन उद्देश्य ये है कि भाजपा को हटाना। ये कितने साल, 1.5 साल साथ रहेंगे फिर टूटेंगे। इनका पुराना इतिहास यदि देखें तो पहले जोड़ो फिर तोड़ो वाली नीति पे ये लोग चलते हैं। और जहां तक बात चेहरे की बात है, अभी पूरे देश भर में और खासकर उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी का जितना लोकप्रियता है उतनी किसी अन्य नेता की नहीं है। ना खड़गे का नाम चलेगा, क्षेत्रीय स्तर पे जरूर कहीं अखिलेश का, मायावती का, नीतीश का, लालू यादव का, ममता बनर्जी का, इनका नाम चल सकता है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे इन दलों की स्थिति ये है कि ये 10-10, 15-15 सीटों के हैं, उसमें भी ये भाजपा से ही मुकाबला करेंगे। भाजपा के पास कहने को ये है कि वो एक मजबूत और राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित हो चुका है।
अब दूसरी बात, जहां तक मीडिया की भी ओम जी ने कहा, तो मैं इसी में आना चाहता हूँ कि एक राम मंदिर आंदोलन जो चला, जब अयोध्या बाबरी का ढांचे वाला एक घटना घटित हुई, उस दौरान भी सारे हिंदी अखबार हिंदुत्व के या राम मंदिर के पक्ष की धारा में बह चुके थे। और जो अखबार हिंदी अखबार उस दौर में, जिस अखबार में मैं भी काम करता था, वो उस मंदिर आंदोलन का विरोधी था, तो सारे हिंदी अखबारों को आम जनता ने ऐसे अखबारों को नकार दिया जो मंदिर विरोधी थे, क्योंकि हिंदी बेल्ट में ज्यादातर जो जनता थी, 80% जनता, वो मंदिर आंदोलन के समर्थन में खड़ी हो गई थी। तो उस दौर में जो रीजनल हिंदी अखबार पनपे, जिनमें अपने यहाँ के भी हैं, अखबारों का नाम तो मैं नहीं लूंगा, कि वो सारे आप देख लीजिए, वही हिंदी अखबार ज्यादा पनपे, और पिछले 25-30 साल में जनता के बीच उनकी पैठ बनी जो मंदिर समर्थक रहे। बाद में उनकी नीतियां कुछ रही होंगी, कांग्रेस भी सत्ता में आई, भाजपा भी आई, अन्य दल भी आए, उनके पक्ष में रहे, लेकिन जो उस दौर में नेशनल अखबार, हमारे जैसे अखबार जिसमें हम काम करते थे, वो मंदिर आंदोलन के, मंदिर विरोधी आंदोलन के थे, तो उनका एक तरह से सफाया कर दिया जनता ने, उनको नापसंद किया जनता ने, पाठकों ने। तो ये क्या आस्था का ज्वार होता है सर, ये भावनाओं से अटैचमेंट होता है, एक आस्था का ज्वार होता है, उसके आगे सब कुछ धराशायी हो जाए चीजें, क्योंकि मुद्दे गौण हो जाते हैं आपकी। फिर लगता है कि जो आज सनातन हिंदू ये जो चीजें चल रही थी वो उस दौर में भी आ गई थी, और वो एजेंडा एक अखबारों पे कहा गया कि अखबार एक एजेंडा बेस को लेकर के चल रहे हैं, जिसका मीडिया को दोष नहीं दे सकते, मीडिया को अपना फैलाव नहीं करना है, तो वो जो एक जनमानस की भावना है उसके साथ जाएगा, मेरा ये मानना है। आम जनता, मतलब जो भी हिंदी बेल्ट का, खासकर हिंदी बेल्ट का कह रहा हूं मैं, हिंदी बेल्ट की जनता कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रहती है, और वो उस भावनाओं के विरोधी जो मीडिया होता है उसको कहीं ना कहीं नकार देती है। तो मीडिया की तो एक मजबूरी है कि जन भावनाओं के साथ चलना, जनता जो चाहती है। अब गलत और सही वो एक अलग चीज है, कि उसका पक्ष, मंदिर का पक्ष लेना है या उसका विरोध करना है। जी, ओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। ओम जी बस एक बात सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ एक पत्रकारिता का अपना एक धर्म होता है, उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होता है चीजों को जांचने परखने का। धर्म तो होता है, लेकिन वो पत्रकारिता भी एक जनमानस के साथ रहे। एक मिनट लेकिन तो मैं, किसी को गलत लगे, किसी को सही लगे, जनमानस को तो आप देखिए, चीजें जिस तरीके से हुई हैं उनको एक्सपोज करना जर्नलिस्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस होता है। लेकिन उस दौर में भी जब अयोध्या मंदिर आंदोलन चला 1992 के उस पीरियड में, तो उस पीरियड का भी मीडिया देख लीजिए आप, जो उसके खिलाफ में खड़ा हुआ था वो नकार दिया। 4.5 लाख बिक रही थी माया, 4.5 लाख, और अयोध्या की उस पे बैठ करके हम लोगों ने चीज एक्सपोज की थी, और हम कैसे देख रहे थे, कॉपी क्या भेज रहा है, छप क्या रहा है, बाईलाइन लग रही है, ये हमने देखा है। तो इस तरह की चीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्रकारों की होती है। वो अपना ईमान किसी भी हालत में नहीं बेचते, वो हर हालत में सच कहने की चेष्टा करते हैं। अब मेरे पास में जैसे फैक्ट्स नहीं है, अभी मैं दलितों का जो बोल रहा हूँ, ये भी पाठक तय करेगा या दर्शक तय करेंगे कि किसने क्या कहा। पाठक का डिसाइड घटना पे आधारित चीजों को भी सामने रखते हैं। अब वो किसी के पक्ष में जाती है, किसी के खिलाफ में जाती है, ये मीडिया का। एक बात सुनिए, जर्नलिज्म में बेसिक है ऑब्जेक्टिव होना। हम किसी के साथ में जन भावना को रोंग डायरेक्शन में जा रही है तो उसको ठीक करेंगे, अगर जन भावना हिटलर के पक्ष में जा रही है तो उसको रोकेंगे कि ये फासिज्म है, मुसोलिनी के पक्ष में जा रही है तो रोकेंगे ये फासिज्म है, रामलला के नाम पर अगर मूर्ति कैसे निकाली जा रही है उसको एक्सपोज करके बताएंगे। उसके बाद में कोई पूछता तो पूछे, लेकिन हम अपने सच पे कायम रहेंगे, हम सच पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सच वाली बात सही है, मैं उस पे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ एक वर्ग के लिए मैं दोनों को कहना चाहूंगा। राजीव जी जो कह रहे थे, ओम जी, कहने का साफ मतलब था कि एक उस तरह में अगर चाहे बाबरी मस्जिद को गिराया गया हो, चाहे कार सेवकों की बात हो, देखिए एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो एक पत्रकार का धर्म था कि ये गलत हो रहा था, लेकिन लोग इस बात को खारिज कर रहे थे, कह रहे थे जो हम कर रहे थे सही कह रहे थे। हो सकता है आपका नजरिया, आपने एक संवैधानिक तरीके से आप कलमकार जो है वो देखते हैं कि हम जो भारत के संविधान में लिखा है, कानून व्यवस्था है, वो नहीं बिगड़े, हम उसको आधार मान करके काम करते हैं। वही धर्म जर्नलिज्म का लोगों ने निभाया, लेकिन राजीव जी ने साफ कहा कि जनता ने उसे खारिज कर दिया कि नहीं, आपका एजेंडा में पसंद नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिन लोगों को अपराधी कहा गया, आज उनके नाम पते लिख करके उनके नेम प्लेट के साथ में पेश कर रहे हैं, जिनको अपराधी कहा कि इन अपराधियों ने तोड़ा है इस ढांचे को। चलिए हम इंडिया गठबंधन से बहुत साइड में चले गए, हम इंडिया गठबंधन से बिल्कुल साइड में चले गए। मैं माफी चाहूंगा, समय भी हो गया, समय हो चुका है, मैं रोकना चाहूंगा। खैर, इंडिया गठबंधन को लेकर के हमारे साथ में 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट जुड़े, उनका नजरिया जो था वो मैं आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है कि क्या रहा, क्यों डिले किया जा रहा है, क्या वाकई अगर डिले करेंगे तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा। बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो लोग इस गठबंधन में हैं वो लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने भविष्य की भी चिंता है। आज इस दौर को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाइए। करीब 40 साल पहले इंदिरा गांधी की भी खिलाफत इसी तरह से हो रही थी। जो राजीव जी ने कहा, काफी चेहरे वो उस समय युवा लीडरशिप में होंगे वो लोग जो आज नरेंद्र मोदी का भी विरोध कर रहे हैं। एक फेज होता है ये, कहीं पे भी आप देख लीजिए, लीडरशिप एक पीक पे होती है, उनके फॉलोअर्स काफी होते हैं, तो आपके पास में चारा नहीं होता है, कुछ लोग मिलकर के उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी उसी तरह से। अब क्या अंजाम होगा 2024 में, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। एनडीए को अब एक्सपोज, बीजेपी केवल अकेली बीजेपी नहीं है, वो एनडीए का नाम लेकर के आगे बढ़ रही है। अब कितना क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी पहला फेज नहीं है, दूसरा भी नहीं कह सकते हैं। कई 5 में मीटिंग रही है, तो इंडिया गठबंधन भी अपनी तरीके से चल रहा है। कोई नाराज होगा, बारात है ये तो, कई बार ऐसे ही फूफा जी दूल्हे के जो होते हैं वो मुंह फुला लेते हैं, कई तरह की चीजें होंगी। क्योंकि अटल जी का मुझे अलवर में एक ध्यान है कि प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने गठबंधन को भानुमति का कुनबा कहा था, लेकिन जब दिल्ली में फिर पत्रकारों ने पूछा कि भानुमति के कुनबा बाप के साथ भी है, जब उन्होंने सरकार बनाई तो मुस्कुरा करके फिर वो टाल दिए कि कमल खिलेगा। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।